हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट करी थी, जो कि आपके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर नॉन मेडिकल एंड मेडिकल आल्सो, बिकॉज केमिस्ट्री तो दोनों में ही कॉमन है। स्टार्ट करा था हमने थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल में सबसे पहले तो साइंटिस्ट ऐसा था कि इन एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर जो थे वो एक डिविजिबिलिटी है मैटर की, यानी कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है, और जो एटम्स हैं वो यानी कि कहाँ तक, यानी कि फर्दर डिवाइड कहाँ तक हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो महर्षि कर्ण थे उन्होंने पोस्टुलेट किया गया था कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। आप जब मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पर आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके आगे और जो डेमोक्रिटस था, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स को क्या बोला था, एटम्स बोला था, मीनिंग इंडिविजुअल। तो इनको इंडिविजुअल पार्टिकल बोला गया था या फिर एटम्स बोला गया था। उसके आगे अगर हम बात करें तो एंटोनी लुवाइसर जो थे और जोसेफ प्रॉस्ट जो थे, उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए थे। उन्होंने जो दो लॉ थे उनके बारे में बताया था। जो एंटोनी लुवाइसर थे और जोसेफ प्रॉस्ट थे, उन्होंने टू लॉज दिए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो उन्होंने बोला था कि जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो हमेशा इक्वल रहेगा। यानी कि जब भी आप कोई रिएक्शन करेंगे तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक साइड में मान लीजिए कॉपर सल्फेट ले लिया गया फ्लास्क में, और जो एक ट्यूब है उसमें क्या ले लिया गया, सोडियम कार्बोनेट। दोनों अभी क्या थ्रेड से इसलिए बांधा गया है ताकि दोनों जो है वो अलग अलग रहे, मिक्स ना हो जाए। अब उनका वेट किया गया और उसको नोट डाउन किया गया, एंड देर आफ्टर जब इसको क्या हुआ कि इसको मिक्स कर दिया गया, एंड देर आफ्टर जो प्रोडक्ट बना उसका भी फिर वेट किया गया, एंड देर आफ्टर उन्होंने देखा कि दोनों का जो मास था वो सेम था। यानी कि इन्होंने एक लॉ दे दिया कि जब भी आप कोई भी रिएक्शन करेंगे तो जो रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है उन दोनों का जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि मास जो है हमेशा केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो मास जो होगा वो सेम रहेगा। सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला था कि कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में रहेगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब वही है कि जब आप कहीं भी अगर मान लीजिए अगर पानी कंटेन करिए कोई भी रिएक्शन, तो हमेशा जो पानी का जो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों मिलकर जो है वो सेम रेशो रहेगा। यानी कि जब भी आपके पास पानी होगा तो उसमें जो हाइड्रोजन का रेशो होगा वो इक्वल रहेगा, 1:8 का रेशो। इसी तरह सभी का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion। यानी कि वाटर जहाँ भी होगा, जिस भी केमिकल रिएक्शन में होगा, हमेशा जो वाटर का जो रेशो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेशो जो होगा वो हमेशा 1:8 का रेशो ही होगा। वो चेंज नहीं होगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है चाहे हाइड्रोजन है, उन सब का, चाहे हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड में, चाहे कहीं किसी और एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसका जो रेशो होगा वो हमेशा सिमिलर ही रहेगा। या फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं, जब भी कोई ठीक है केमिकल रिएक्शन में, तो उनका जो है डेफिनेट पोर्शन। उसके बाद उसके आगे जो एक प्रॉब्लम आ रही थी फेस बाय द साइंटिस्ट वाज गिवन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। तो इसकी अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन जो दी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको पता है कि मैटर आर एटम्स, तो एटम से ही मैटर मिलकर बने। सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और अ मिक्सचर, चाहे वो एलिमेंट है चाहे कंपाउंड है चाहे वो मिक्सचर है, कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कुछ भी है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। उन पार्टिकल्स को क्या कहा गया है, एटम्स। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, उनको बोला गया है एटम्स। एटम्स आर इंडिविजुअल, एटम जो है डिवाइड नहीं हो सकते, एंड विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना आप उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स है एक एलिमेंट के, मान लीजिए ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो सारे के सारे सबका क्या है, आइडेंटिकल है मास में, सबका मास सेम होगा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ठीक है, जो कि ये थ्योरी आगे जाकर फेल करेगी, उसको आगे जाकर नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे जब फेल करेगी। इसके आगे जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस
उन्होंने बोला है कि जो सेम एलिमेंट है उसके तो एटम्स का जो मास है वो सेम होगा, बट जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, मान लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो उनका जो मास होगा वो भी डिफरेंट होगा इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो तो आपको पता है कि सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। इसकी एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, और हमेशा क्या है इनका रेशियो, जैसे मैंने बताया था कि 1:8 का रेशियो है, 1:8 का रेशियो है H2O के जो मॉलिक्यूल्स का है। जब भी मिलेंगे तो बस ये क्या है, होल नंबर्स तो है, एंड रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, और जो प्रकार है एटम्स का जो टाइप है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। सो जो हम एटम की रेडियस लेते हैं वो है नैनोमीटर्स में, और आपको पता है कि एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10⁻⁹ नैनोमीटर्स। तो उसके आगे बात करें कि सिंबल्स किसने दिए थे, तो डाल्टन भी वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स दिए थे। पहले इस तरह के सिंबल्स दिए गए थे, और आज भी आपको पता है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल मेमोराइज करते हैं तो आप सिंबल्स के थ्रू ही करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सो दीज आर सिंबल्स। ये किसके द्वारा दिए गए थे, सबसे पहले डाल्टन के द्वारा। उसके आगे अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास का कंसेप्ट दिया गया है। एटॉमिक मास आपको पता है कि एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और एटॉमिक मास में हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड मास ऑफ एटम। ठीक है, तो एटॉमिक मास वो हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक इसके जो यूनिट्स हैं, IUPAC ने सबसे पहले इसको एटॉमिक मास यूनिट कहा गया, फिर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC इसको आप यू लिखते हैं, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास। ये जब भी आपको मास एज ए यूनिट आप समझ सकते हैं कि एज ए यूनिट आप उसको यू लिखा जाता है, यूनिफाइड मास। अब बात आती है कि ये 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, मान लीजिए आप दुकान गए और आपको 1 kg एप्पल या कुछ भी है उसका रेट पता है, बट कि आप उन 1 kg ना लेकर सिर्फ एक लेते हैं, तो उसका जो वेट है निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज आपको क्या पता कि एक का कितना है, या फिर जो कंपैरिजन है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा। मान लीजिए 1 kg आलू तो 40 रुपीज़ kg है, बट एक आलू का कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा किसी और के साथ। तो इसी में जो था, जो एलिमेंट्स थे हमारे पास, उनका कंपैरिजन किसके साथ किया गया, कार्बन का जो आइसोटोप होते हैं, कार्बन के आइसोटोप जो होते हैं उसमें से एक आइसोटोप लिया गया कार्बन 12 वाला आइसोटोप्स। इनमें क्या होते हैं आइसोटोप्स, तो आपको पता ही होगा कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि कार्बन के जो एटम्स हैं वहाँ पर सेम एटम के डिफरेंट मास होते हैं। तो यहाँ से कार्बन 12 को लिया गया, इसके साथ कंपैरिजन करके, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसको 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन से कंपैरिजन किया जाता है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनका 1 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था वाटरमेलन का, क्योंकि क्या हुआ कि किसी ने मान लीजिए 2 सेब खरीद लिए, बट उसके पास ऐसा बट्टा नहीं था, या फिर मान लीजिए उस टाइम तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल का ज़माना है, उस टाइम डिजिटल नहीं था, सिर्फ ऐसी ही इसके पास जो वेइंग मशीन थी। तो उसने फिर 2 एप्पल का वेट कैसे करता, तो उसने क्या किया कि वाटरमेलन को एक कंपैरेटिव डिग्री ले लिया, कंपैरिजन के तौर पर ले लिया। उसने क्या किया, पहले वाटरमेलन को आधा करके रखा, फिर से जो था इस साइड को जो वेट था वो ज़्यादा हो रहा था, फिर उसने 4 टुकड़े किए, उसी तरह से फिर 8 किए, फिर क्या हुआ लास्ट टाइम हुआ तो 12 किए, तो उसने 12 में से कोई एक टुकड़ा उठा कर रखा, तो दोनों एप्पल्स का कंपेरिजन हो गया था। सो इसी तरह से जो था उनका वेट पता चल गया कि जो 2 एप्पल हैं वो जो इस वाटरमेलन का एक 1/12 पीस जो है, यानी 12 में से कोई एक पीस के बराबर है। तो इसके साथ क्या हो गया, इसको पता चल गया। तो इसी तरह से जो था एलिमेंट्स का उनका कंपैरिजन किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो मॉलिक्यूल का कंसेप्ट है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि जब भी आप एक या एक से ज़्यादा आइटम को जोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन H2, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक से ज़्यादा एटम्स हैं, यानी कि सिंगल होता तो एक एटम होना था। ठीक है, सिंगल है तो एक एटम है, और जब एक से ज़्यादा एटम जुड़ गए तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। आपको देख पा रहे होंगे कि एक से ज़्यादा लिखे हैं मैंने, यहाँ पर कोई भी सिंगल नहीं है, एक से ज़्यादा ही है। तो जब भी ऐसी कोई बात होती है तो उनको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि
फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, जब भी कोई सिंपल कंपाउंड है तो उसका फार्मूला कैसे बनता है। मान लीजिए आपको हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो क्लोरीन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। और सबसे पहले कि आपको इसको बैलेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती है। बैलेंसी से मीन्स यानी कि आपने बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा होगा, जहाँ पर क्या है कि कोई भी KLMn जो सेल है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 2n² की फॉर्म में आते हैं। यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो आने ही चाहिए। अगर मान लें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सिंपली एक ही है, तो उसकी तो बैलेंसी ही एक होगी। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक, तो उसकी बैलेंसी भी एक। बट अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17। ठीक है, तो जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। 17 है क्लोरीन का। ठीक है, तो 17 को फर्स्ट सेल में कितने आ जाएंगे, 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 8 कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि 7 ही बच रहे हैं। तो यानी कि इसको क्या है, एक की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है फिर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके पास क्यों है कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसको कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बट इसके पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन ना होने के बजाय इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसको कोई एक पॉजिटिव एलिमेंट जो भी एटम है उसके साथ कंबाइन करके वो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, समझ गए। तो इसके पास एक की कमी है, इसलिए वो उसकी बैलेंसी क्या होगी, एक होगी। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बैलेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है। जो भी उनका एटॉमिक नंबर है उसको 288 में कंबाइन कर दीजिए, और जो आटोमोस्ट सेल है उसमें लास्ट जो सेल है उसमें 8 आने चाहिए। सबसे पहले में 2 फिर 8 8 इस तरह से। तो क्लोरीन के भी एक की रिक्वायरमेंट है, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अगर हम बात करें यहाँ पर सल्फर की, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है अगर बात करें सल्फर की, तो सल्फर का आपको पता है एटॉमिक नंबर 16। तो फर्स्ट सेल में आगे 2, देयर आफ्टर 8 एंड थर्ड में 8 कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इसको 2 की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि इसके 2 बैलेंसिंग कितनी होगी, फिर 2। समझ गए आप। तो इसलिए यहाँ पर 2 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हुआ तो क्रॉस में 2 जो हाइड्रोजन के साथ लग गए, और हाई सिंपल सिंगल हाई सल्फर, सो दैट इज़ H2S। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से जो है जो केमिकल फार्मूला है और जो फार्मूले हैं वो सिंपल कंपाउंड के किस तरह से बनाए जाते हैं। बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। जितने भी एटम्स आ रहे हैं उन सबका जो एटॉमिक मास है उसका सम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, अगर आपसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो आपको पता है कि वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन जो है का एटॉमिक जो मास है दैट इज़ 1, और ऑक्सीजन का आपको पता है कि मास जो मास नंबर 16 एक मॉलिक्यूल का। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, 2 हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ऑक्सीजन के मास नंबर को, तो कितना हो गया 16 + 2 18 U। And similarly, the molecular mass of HNO3, the atomic mass of hydrogen plus the atomic mass of nitrogen प्लस 3 इंटू द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तीनों के एटॉमिक मास, इसको आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसलिए इसका जो एटॉमिक मास होता है 14। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल आपको पता है 3, और एक का जो है 16, सो 16 3 से 48, टोटल हो गया 63। उसके आगे अगर हम बात करें तो आगे है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद द वैल्यू 6.022 × 10⁻23। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन है, यानी कि एक जो कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स होंगे, या फिर 1 मोल में कितने एटम होते हैं, तो वो इतने एटम होते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स। यानी कि मान लीजिए आपके पास 1 मोल कार्बन दिया गया है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके पास 1U हाइड्रोजन दिया है, 1U का मतलब यूनिफाइड मास दिया गया हाइड्रोजन एटम, तो उसमें एक ही एटम है हाइड्रोजन का, सिंगल एटम है हाइड्रोजन का 1U हाइड्रोजन में। और अगर आपके पास ग्राम्स में दिया है 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल ऑफ एटम्स,
ठीक है, जब भी आपके पास ग्राम्स में दिया गया है, इसका मतलब है कि 1 ग्राम में जो है 1 मोल है एटम का, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी के साथ यूनिफाइड मास लगा है, इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ सिंगल एटम ही है हाइड्रोजन का। बट अगर 1 ग्राम लगा है, किसी के साथ ग्राम लगा है, तो उसके 1 मोल एटम है 1 ग्राम में, एंड दैट इज, और एक जो मोल में है उसमें कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मान लें 16 U है ऑक्सीजन, इसका मतलब एक ही एटम है ऑक्सीजन का। बट अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें मतलब है 1 मोल, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। उसके आगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो आप किस तरह से करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। अगर आपके पास 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। आपको पहले उस जो हीलियम है उसका मास दिया होगा, मास है 52 ग्राम। आपको पता है कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, तो उससे डिवाइड किया गया है। और एकदम से आप क्या है, इसके जो गिवन मास है उससे आप डिवाइड करके जो उसका मोलर मास है उसको डिवाइड करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, दैट इज 13 मोल्स फॉर हीलियम। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें आप 52 ग्राम दिया गया था, इसमें आपको नंबर ऑफ हीलियम्स एटम्स दिए गए, इस बार जो है ग्राम में नहीं दिया गया है, जबकि हीलियम एटम्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको और फाइंड द मोल, मोल कंसेप्ट से आपको यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको मोल्स में निकालना पड़ेगा। तो मोल्स में निकालने के लिए आपको पता है कि एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो इसे आपने सीधा ही डिवाइड किया, एंड ये आपको डबल ही दिया गया था, 10⁻23 से 23 कैंसिल, 6 2 से 12, सो आंसर इज 2। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ तक ही था। सो इसी फार्मूले का यूज़ करके आप गिवन मास भी निकाल सकते हैं और मोलर मास भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मोलर मास नहीं दिया गया है तो मोलर मास को साइड ले जाइए और नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको गिवन मास निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स से आप मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। So thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel also. So thank you very much.